दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। कि मनीष रंजन ही मास्टरमाइंड है इन सारे चीज़ों का। इस केस में साक्ष्य और सबूतों से बहुत तरीके से छेड़छाड़ हुई है। जो चीज़ें कटनी चाहिए थी वो चीज़ें आज तक नहीं हुई और जो चीज़ें नहीं कटनी चाहिए थी वही सारी चीज़ें होती रही। पक्ष हम लोगों ने रखा, अदालत ने उस पर काफ़ी गंभीरता से विचार किया। नीट छात्रा मामले में अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि मनीष रंजन ही इस मामले में मास्टरमाइंड बताया गया है। आपको बता दें कि जहां एक और आज मनीष रंजन की रिहाई और जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, तो पटना हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और अभी मनीष रंजन को जमानत नहीं मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि वकील ने यह साफ बताया है कि मनीष रंजन ही इस मामले में मास्टरमाइंड था और कहीं ना कहीं परिवार उनको पहले से जानते थे, जिस वजह से ही बच्ची को शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रखा गया। लेकिन मनीष रंजन ने बड़ा खिलवाड़ किया है और ऐसे में इसी वजह से कहीं ना कहीं मनीष रंजन को रिहाई नहीं दी गई है। आपको यह भी बता दें कि जहां एक और कोर्ट ने एसआईटी के तमाम अधिकारियों को फटकार भी लगाई कि अभी तक उन्होंने क्यों नहीं जांच में यह पता कर पाए कि आखिर अपराधी कौन है, क्या कुछ मामला है और क्या वकील कहते नजर आए हैं, सब आपको इस रिपोर्ट में सुनाएंगे। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि नीट छात्रा मामले में जहां एक और एसआईटी ने बड़ी लापरवाही भी बरती, इससे पहले भी एसआई रोशनी कुमारी ने सबसे बड़ी लापरवाही बरती, तो और 3 दिन बाद ही, जिस दिन छात्रा की 11 जनवरी को मौत होती है, उसके जस्ट 3 दिन बाद ही यानी 14 जनवरी को मनीष रंजन को गिरफ्तार किया जाता है और कोर्ट में उनकी पेशी होती है, जिसके बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। और आज 43 दिन तक वो पटना के बेउर जेल में ही बंद थे, लेकिन आज उनके मामले की जमानत याचिका की सुनवाई होनी थी और इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मनीष रंजन को ही इस मामले का मास्टरमाइंड भी कहा गया। मनीष रंजन के बारे में अगर आपको बता दें कि वो भी जहानाबाद का रहने वाला है और पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा जहां रहती थी जहानाबाद, उसके आसपास में ही मनीष रंजन भी रहता है। तो इन सभी बातों को लेकर ही आपको बता दें कि छात्रा के परिवार ने बच्ची को पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल भेजा और वहीं पर रहने के लिए दिया, लेकिन मनीष रंजन ने ही इस साजिश रची और कहीं ना कहीं इस मामले का मास्टरमाइंड वही है। और पहले भी उसके वर्चस्व काफी निकलकर सामने आए, जिसमें उसके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है और यह काफी गंभीर मामला है। और इन सभी के आधार पर ही बिहार पुलिस ने, एसआईटी की टीम ने मनीष रंजन को गिरफ्तार किया। और आज जब सुनवाई हुई तो वकील क्या कुछ कहते नजर आए हैं, पहले हम आपको उनका बयान सुनाते हैं। जी, आज मनीष रंजन के जमानत के ही याचिका पे सुनवाई थी। अदालत ने पूछा कि भाई इनको किस जुर्म में जो है आप लोगों ने अरेस्ट किया है और साक्ष्य क्या है। तो बताया गया कि मनीष रंजन ही मास्टरमाइंड है इन सारे चीज़ों का। तो कागजों पे दिखाता है कि नीलम अग्रवाल हॉस्टल चलाती है, नीलम अग्रवाल केवल केयरटेकर है। मनीष रंजन विक्टिम फैमिली के गांव के आसपास का ही कहीं का रहने वाला है और पीड़िता की माँ और पिताजी उससे मिलते जुलते थे अक्सर। वो विश्वास में ही अपनी बच्ची को वहां पे रखे थे। तो मनीष रंजन की जमानत का हम लोग विरोध कर रहे हैं, अदालत में अपना पक्ष रख रहे हैं। हमें सूचना मिली थी कि मनीष रंजन की जमानत याचिका दाखिल है और सूचना मिलते ही हम लोग पहुँचे थे। पीड़िता की माताजी भी सुनवाई में भाग लेने के लिए पहुँची थी और अदालत ने इन चीज़ों को काफ़ी गंभीरता से इन पे ध्यान दिया। हम लोगों ने जो पक्ष रखा उस पक्ष पे काफ़ी गंभीरता से विचार किया गया, जांच एजेंसियों से भी पूछा गया। इस केस में साक्ष्य और सबूतों से बहुत तरीके से छेड़छाड़ हुई है। जो चीज़ें कटनी चाहिए थी वो चीज़ें आज तक नहीं हुई और जो चीज़ें नहीं कटनी चाहिए थी वही सारी चीज़ें होती रही। जैसे पीड़िता के अंतर्वस्त्र हो गए, मोबाइल हो गए, एक्यूज के मोबाइल हो गए, उनके कॉल डिटेल्स हो गए, सीसीटीवी फुटेज हो गया। रेप और हत्या के केसेज में पीड़िता के जो पहने हुए कपड़े हैं वो काफ़ी अहम होते हैं।
उनसे भी छेड़छाड़ की गई है। यह सारी बातें हम लोगों ने अदालत को बताया। अदालत ने काफ़ी गंभीरता से लिया इसे और जांच एजेंसियों से इन सारी चीज़ों का लिखित में जवाब मांगा है, जिसकी अगली सुनवाई की तारीख 28 फरवरी 2026 की है। अगली सुनवाई पे फिर हम लोग अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। अदालत पे हमें पूरा भरोसा है, उम्मीद है इंसाफ जरूर होगा। रोशनी कुमारी थी, एसआईटी की जो आईओ हैं अनु कुमारी जी थी, सीबीआई के ऑफिसर्स थे, हम लोग थे, अदालत में काफ़ी लोग थे, भीड़ काफ़ी थी। पीड़ित पक्ष के भी तरफ से लोग थे, मनीष रंजन के भी तरफ से लोग थे काफ़ी। मैं व्यक्तिगत तौर पे ज़्यादा लोगों को जानता नहीं तो मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन भीड़ थी। कोर्ट में फटकार अब देखिए, अब अदालत के द्वारा फटकार लगाना, अब इन चीज़ों पे तो हम नहीं कुछ कह सकते। अदालत के समक्ष अगर कोई सवाल है, अदालत पूछती है उन चीज़ों को, तो अब इस चीज़ का जवाब नहीं है हमारे पास। फटकार किस चीज़ की, किस बात की? मनीष रंजन की जमानत याचिका पे सुनवाई थी। जांच एजेंसियों को फटकार तो थोड़ा फटकार लगाया गया, पूछा गया। अब इन चीज़ों को फटकार कहेंगे क्या कहेंगे वो मैं नहीं जानता, लेकिन जो पक्ष हम लोगों ने रखा, अदालत ने उस पर काफ़ी गंभीरता से विचार किया और जांच एजेंसियों से वो सारे सवाल पूछे गए, लिखित में भी जवाब देने को कहा गया है। साक्ष्यों का अभाव लग रहा था क्या वहाँ न्यायालय में? साक्ष्यों और सबूतों के साथ बहुत बेरहमी से छेड़छाड़ किया गया। हमारे अपने प्रोफेशनल कैरियर में यह पहला ऐसा केस है जिसमें साक्ष्यों और सबूतों से इस तरह छेड़छाड़ किया गया। स्वाभाविक है, अब क्यों किया गया, अब इसका जवाब तो जांच एजेंसी ही दे पाएंगी। इंसाफ की पहली सीढ़ी जांच एजेंसियों की निष्पक्षता और विश्वसनीयता होती है। अगर जांच ही निष्पक्ष नहीं होगा तो फिर इंसाफ के रास्ते काफ़ी मुश्किल और कठिन हो जाता है। तो हम लोगों का सिर्फ इतना ही प्रयास है कि जांच निष्पक्ष हो और सही दिशा में हो। मेडिकल रिपोर्ट वगैरह विश्रा रिपोर्ट आ गया है? विश्रा रिपोर्ट आने वाला है। मेडिकल रिपोर्ट तो प्रभात हॉस्पिटल का है। मेडिकल रिपोर्ट जांच एजेंसी ने शायद अभी तक नहीं लिया है, उस दिशा में कोई बात नहीं करी है। हम लोगों ने बच्ची 6 तारीख को सही सलामत स्थिति में, वो सिर्फ बेहोश थी, और बच्ची को जब 6 जनवरी को प्रभात हॉस्पिटल में दाखिल कराया जाता है, बच्ची के तमाम सारे टेस्ट हुए, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, ईएसआर, सीआरपी, चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, होल बॉडी, सीटी स्कैन, वो सारे रिपोर्टों में सारे रिपोर्ट नॉर्मल था। तो जब 6 जनवरी को बच्ची नॉर्मल थी तो आईसीयू के अंतर्गत क्या इलाज चला, किस तरह का इलाज चला और क्यों? अगर बच्ची 6 तारीख को उन्हीं के रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्मल थी तो आईसीयू में उसके साथ क्या किया गया जो कि उसकी तबीयत अचानक से 9 तारीख से ख़राब होना, 8-9 तारीख से ख़राब होना शुरू हो गया। कोर्ट ने मेडिकल जांच और डॉक्टरी इलाज पर भी सवाल खड़े किए क्या, या हाँ, कुछ पूछा गया है कि आप लोगों ने, जांच एजेंसियों से पूछा गया कि आप लोग डॉक्टरी जांच किस तरह से हुई है। हमें भी कहा गया है कि डॉक्टरी जांच से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आप लिख के दाखिल कीजिए, तो हम लोग भी लिखित में दाखिल करेंगे उसको। परिचय दें? एसके पांडे, एडवोकेट फॉर विक्टिम फैमिली। तो सुना आपने, जहां एक और वकील ने यह साफ किया कि एसआई रोशनी कुमारी, फिर जो रीना कुमारी है, इन सभी को फटकार लगाई गई है। अनु कुमारी जो भी है, सभी को फटकार लगाई गई है, क्योंकि एसआईटी की टीम अभी तक ये पता नहीं कर पाई थी, इस जांच में कुछ सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई। उनसे यह भी पूछा गया कि मनीष रंजन को क्यों गिरफ्तार किया गया, तो उनके पास कोई भी सबूत नहीं है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत से ही कई लापरवाही बरती। तो ऐसे में कोर्ट ने जहां एक और एसआईटी की टीम बिहार पुलिस के अधिकारियों को फटकार लगाई है और साफ कहा है कि अगर आप पर ही केस दर्ज कर दिया जाए तो फिर आप क्या करेंगे। लेकिन वहीं इस वकील ने साफ कहा कि मनीष रंजन ही मास्टर माइंड है, क्योंकि नीलम अग्रवाल को कागजात में, जो हॉस्टल की संचालिका है, उनको सिर्फ केयर टेकर दिखाया गया, जबकि मनीष रंजन ही ओनर बताया गया है और उसके पास पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज है। इसी को लेकर मनीष रंजन की रिहाई जो है वो नहीं होगी। आपने सुना कि किस तरीके से वकील ने यह साफ बताया है कि
मनीष रंजन जो है वो पहले से भी इस मामले में उसकी संलिप्तता बताई गई है और करीब 1 घंटे बहस चलने के बाद कोर्ट ने मनीष रंजन को जमानत नहीं दी। वहीं आपको बता दें कि लापरवाही सामने आने के बाद एसआईटी के अधिकारियों पर भी साफ कोर्ट ने कहा कि अगर आपके ऊपर भी केस कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे। सुनवाई के दौरान पटना पुलिस के सचिवालय एसडीपीओ अन्नू कुमारी, रोशनी कुमारी और कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। उनके साथ सीबीआई की टीम भी मौजूद थी और अगले मामले की सुनवाई, इस मामले की सुनवाई अब 28 फरवरी को होगी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से अब यह कहा गया कि जहां एक और पटना पुलिस और सीबीआई पर जांच में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है, साफ तौर पर कोर्ट का कहना है कि आप लोगों ने सही तरीके से जांच नहीं किया। वहीं मनीष रंजन को गिरफ्तार करने के बाद उनसे कभी पूछताछ भी नहीं हुई, पुलिस ने कभी भी पूछताछ के लिए उसको रिमांड पर नहीं लिया। तो जब उन्होंने सवाल उठाया कि जब इस केस में सीबीआई ने टेक ओवर किया तो केस को मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही भेज दिया, जबकि छात्रा के नाबालिग होने के कारण सीबीआई को पॉक्सो कोर्ट में भेजना चाहिए था। तो सभी अधिकारियों को जहां एक और फटकार लगाई गई है, तो पीड़ित पक्ष के वकील एसके पांडे ने भी बताया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है। इस बातों को रखा जाए और पुलिस ने मनीष रंजन को मोबाइल क्यों नहीं सीज किया, यह भी पूछा गया। उसकी पड़ताल क्यों नहीं की गई, इस सवाल को भी पटना हाईकोर्ट ने उठाया है और कोर्ट ने पुलिस से यह भी पूछा कि मनीष रंजन को क्यों गिरफ्तार किया गया। इस पर अपना पक्ष रखते हुए बताया गया कि मनीष रंजन ही इस प्रकरण का मास्टरमाइंड है। कपड़ों पर सीमेंट मिले, इसके बाद जांच हुई, लेकिन सवाल यह है कि ये लोग आज तक अपराधी तक नहीं पहुंच पाए हैं। यह भी बताया कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मनीष रंजन के नाम पर 2 एपिक नंबर के वोटर आईडी कार्ड बने हैं, जो एक जहानाबाद के हैं, दूसरा कुम्हार विधानसभा क्षेत्र के हैं। तो इन सभी मामलों को लेकर ही मनीष रंजन की गिरफ्तारी हुई और ऐसे में अब आपको बता दें कि इस मामले को लेकर सीबीआई के अंदर भी एक सवाल बरकरार है और सीबीआई भी चाहती है कि वो अपनी जांच शुरू करे और मनीष रंजन से वो पूछताछ करे। तो ऐसे में क्या पूछताछ के लिए सीबीआई कोर्ट में अर्जी देगी और क्या उसे रिमांड पर ले सकेगी, ये भी कोर्ट में अब 28 फरवरी को सुनवाई होगी, जिसके बाद सीबीआई अब मनीष रंजन से पूछताछ कर सकेगी। लेकिन वकील के इस बयान से यह साफ हो गया है कि मनीष रंजन ही इस मामले में कहीं ना कहीं इसकी संलिप्तता जरूर है और मास्टरमाइंड वही है, क्योंकि नीलम अग्रवाल को जहां एक और केयर टेकर बताया गया है, वो भी इस मामले में संलिप्तता उसकी भी हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एसआईटी की टीम ने मनीष रंजन को गिरफ्तार किया लेकिन उसके मोबाइल नहीं सीज किए, उससे कभी पूछताछ नहीं किया, और पहले भी मनीष रंजन काफी बड़ा जो है पैसों वाला भी है, तो कहीं ना कहीं इस मामले में यह भी कहा गया कि पैसों की वजह से इस मामले को इसी वजह से दबाने की कोशिश की गई, क्योंकि बिहार पुलिस के अधिकारी किसी बड़े नाम को नहीं बताना चाहते थे और मनीष रंजन एक गिरोह की तरह भी काम करता है, क्योंकि पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल में कई गाड़ियां आती जाती थी, देर रात शाम कई गाड़ियां आती थी और मनीष रंजन पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल के 4थे फ्लोर पर ही रहता था, अपने बेटे के साथ रहता था। तो इस मामले में ही इसी वजह से मनीष रंजन की गिरफ्तारी हुई और जब उनसे मनीष रंजन से यह शुरुआती दौर में पूछा गया कि वो कहां था, तो उसने सबसे बड़ा झूठ बोला कि वो देहरादून गया था। लेकिन वो उस दिन जहानाबाद से पटना आया, जिस दिन छात्रा भी जहानाबाद से पटना आ रही थी और छात्रा की मौत के 3 दिन बाद ही मनीष रंजन को गिरफ्तार किया गया। और जब कोर्ट ने यह पुलिस से सवाल किया कि मनीष रंजन को क्यों गिरफ्तार किया गया, तो एसआईटी ने यह साफ किया है कि मनीष रंजन इस मामले में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। अब आगे क्या कुछ तमाम अपडेट्स आएंगे, सब आपको बताएंगे। आपने सुना कि क्या कुछ वकील कहते नजर आए, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।